हेलो एट्स एंड वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। आज लेके आ चुके हैं एट्थ साइंस का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड का वन शॉट आईएमपी। तो ये वन शॉट आईएमपी में से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये पूरे वन शॉट आईएमपी को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है जो मैं आगे जाके इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। उसके पहले अपना एक टेलीग्राम चैनल है क्रिस्टल कॉन्सेप्ट का जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल जल्दी से आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पे हम लोग सारे के सारे पीडीएफ पीपीटी और आपके लिए शॉर्ट्स नोट आईएमपी क्वेश्चन हम शेयर करते रहते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन विथ वन शॉट आईएमपी। तो यहाँ पे हम इसकी वन शॉट आईएमपी की बात करने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन के लुक एट दिस। ये पूरा आईएमपी जो मैंने मार्किंग करके रखा है ये मैं आपके साथ में अभी शेयर करने वाला हूँ। दिस इज द केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड का वन शॉट आईएमपी चैप्टर नंबर 13। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या ध्यान रखना है। पहला, ड्यूरिंग द केमिकल चेंज, जब भी केमिकल चेंज होता है तो कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस चेंजेस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद द डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी। आप सभी को पता है, मतलब मान लो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन करता हूं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना। पहले क्या था, कार्बन था, अब ऑक्सीजन था, अब कुछ अलग बन गया, कुछ नया बन गया। दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। जब भी केमिकल चेंज होता है तो कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी सब कुछ बदल जाता है ओरिजिनल सब्सटेंस का। तो ये केमिकल चेंज के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये डिफरेंस लिखने में समय काम आएगा, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट आईएमपी की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट आईएमपी, दैट इज द केमिकल चेंज एंड द वर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे इस पूरे स्टेटमेंट को एक बार रीड कर लेना है। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मैटर चेंजेस एंड न्यू सब्सटेंस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन फॉर्म्स अ केमिकल इक्वेशन के। ओके, तो यहाँ तक इस वाले स्टेटमेंट को रीड कर कर रखना है कि ड्यूरिंग द केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज का डेफिनेशन आ गया तभी भी आप ये आराम से लिख सकते हो। और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बीच का अगर डिफरेंस आ जाता है तभी भी आप ये स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये वाली रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है कि जब हम लोग सिट्रिक एसिड को रिएक्ट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, किसके साथ में, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ में जब रिएक्ट करते हैं सिट्रिक एसिड को, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और साथ में क्या निकलता है, वाटर सॉल्ट बाहर निकलता है। क्या निकलता है, सॉल्ट, जिसका नाम है सोडियम सिट्रेट। तो इस बारे में ध्यान रखना है, सिट्रिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम सिट्रेट बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जस्ट रीड करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है आईएमपी टॉपिक के नाम पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल केमिकल चेंज। पहला आता है नेचुरल केमिकल चेंज में सबसे पहला चेंज है रेस्पिरेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट द नेम ऑफ नेचुरल केमिकल चेंज, सिर्फ नाम लिखना है। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस याद करके जाना। तो सबसे पहला है अपना रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, इज अ कंटिन्यूअस अकरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है रेस्पिरेशन। इन दिस प्रोसेस इनहेल द एयर, एयर अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सेल करते हैं। ये बाहर बाहर की बात होगी, लेकिन अंदर में एक्चुअली क्या होता है, अंदर में रेस्पिरेशन के समय क्या होता है, रेस्पिरेशन के समय में जो ग्लूकोज होता है सेल के अंदर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। क्या बोला, ग्लूकोज इन द सेल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन आया कहाँ से, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, इनहेल एयर, जो हमने सांस अंदर लिया उसके साथ जो ऑक्सीजन आया उसके साथ हमारा ग्लूकोज रिएक्ट किया। और रिएक्ट करने के बाद हम लोग क्या एक्सहेल करते हैं, हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में थोड़ी थोड़ी गर्म हवा, दैट इज कॉल्ड वाटर, दैट इज वाटर वेपर। बात समझ में आया। रेस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली जो नीचे रिएक्शन जो आपको दे रखी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब बॉडी के अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कदापि नहीं भूलना है, C6H12O6, C6H12O6, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, साथ में बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बन गया हमारा वाटर वेपर, इसको आपको नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये हमारा रेस्पिरेशन का वन शॉट आईएमपी हो गया। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्यारे से टॉपिक पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल बायोलॉजिकल नेचुरल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन कौन सी, एक तो रेस्पिरेशन हो गया, एक फोटोसिंथेसिस हो गया, और भी है। तो यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बड़ा सिंपल है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में उसका क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज हम लोग कंज्यूम करते हैं हमारे एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया, ये केमिकल रिएक्शन, आपको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिएक्शन दे रखी है जिसको आपको ध्यान रखना है। इस सेशन के एंड में आपके लिए कुछ आईएमपी क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ,
जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, ये पक्का है। तो वो वाला पॉइंट मिस मत करना, मैं या तो वीडियो के बीच में बता दूंगा या वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो आप पूरा वीडियो को अच्छे से देख के मार्किंग कर लेना अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है, ये तो ग्लूकोज हमारा यहाँ पे बन चुका है, दैट इज द ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा रेस्पिरेशन में उल्टा हो रहा था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट होके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बन रहा है। इस बारे में आपको ध्यान रखना। तो मतलब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस उल्टा प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। आगे, कंबशन ऑफ फ्यूल। तो इसके बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, जब भी फ्यूल को जलता है तो द कॉमन सब्सटेंस दैट बर्न इन ऑल दिस फ्यूल इज कार्बन। जब भी आप वुड मतलब लकड़ी जलाओ या कोयला जलाओ या पेट्रोल जलाओ, कुछ भी जलाओ, इनमें एक्चुअल में जलता कौन है, इनमें जलता है कार्बन। इनमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो बर्न होता है। समझ में आया, ये ध्यान रखना, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे देखो, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, दैट इज कंबशन ऑफ फ्यूल वाली रिएक्शन कौन सी। अगर पूछा राइट द रिएक्शन फॉर कंबशन ऑफ फ्यूल, तो आपको ये वाली केमिकल रिएक्शन लिखनी है, दैट इज कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये रिएक्शन है बहुत फास्ट, मतलब बहुत जल्दी होती है, और इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है। इरिवर्सिबल मतलब इसको हम लोग वापस रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कार्बन और ऑक्सीजन हम नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट वाला टॉपिक जिससे क्वेश्चन यूनिट टेस्ट में भी अभी पूछा गया था, दैट इज क्लीनिंग शावर टाइल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में हम लोग एक पत्थर आता है जिसका नाम है शाहबत टाइल्स, इसको क्लीन कर रहे हैं। इसको क्लीन करना मतलब इसको धोना। अब ऐसा क्यों किया जाता है, देखो, शाबर टाइल्स मेनली, शाबर टाइल्स क्या होती है, वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब मैं लिख देता हूँ CaCO3, बराबर। शाबर टाइल्स कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है। क्लीनिंग विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धोया जाता है। जब इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धोएंगे तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, अपर लेयर ऑफ द दिस टाइल्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीन प्रोडक्ट बनते हैं। कितने प्रोडक्ट बनते हैं, तीन प्रोडक्ट बनते हैं। बात को समझना, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धोया, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब हमारी शावर टाइल्स, कितने प्रोडक्ट बने, टोटल तीन प्रोडक्ट। दिस इज पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट और तीसरा प्रोडक्ट। अब ध्यान देना अच्छे से, थ्री प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म, one of them is calcium chloride, one of them is calcium chloride which is soluble in water। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैल्शियम क्लोराइड जो बना वो पानी में सॉल्यूबल हो जाता है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपको, कि मान लो कि ये शाबा टाइल्स का जो कैल्शियम क्लोराइड था वो पानी में डिजोल्व हो गया। अब ये कैल्शियम क्लोराइड आ गया, तो ये कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो पीपीटी प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड सब्सटेंस बना लेता है और पानी के नीचे आके जमा हो जाता है। समझ में आया। तो इसी तरीके से वो सारा गंदगी पानी के नीचे आके जमा हो जाएगा, तो हमारा शावर टाइल्स अच्छे से क्लीन हो पाएगा। तो यहाँ पे जो कैल्शियम क्लोराइड है वो सॉल्युबल होने की वजह से वॉश अवे विथ वाटर, पानी के साथ वो वॉश अवे हो जाता है। और सेकंड प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और यहाँ पे जो थर्ड प्रोडक्ट निकलता है वो हमारा वाटर निकलता है, वाटर एज मिक्सचर निकलता है, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वी क्लीन शाहबार टाइल्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका बड़ा सिंपल रीजन है, क्योंकि वो रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वो वाटर सॉल्युबल होता है और वो पानी के साथ साफ हो जाता है। दिस इज द सिंपल रीजन। ये वाली केमिकल रिएक्शन आपको जरूर याद करके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज वेरी आईएमपी टॉपिक फ्रॉम माय साइड, ये मेरा दिल का के पास करीब वाला टॉपिक है, दैट इज द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, देखो, हार्ड वाटर मतलब वो पानी जिसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, जिसके अंदर कुछ मेटल्स ऑक्साइड्स, जिसके अंदर कुछ क्लोराइड और सल्फेट के क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। जो उस पानी का इस्तेमाल हम लोग कपड़े धोने के लिए वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उससे अच्छे तरीके से सफाई नहीं हो पाएगी। अब इस सॉफ्ट हार्ड वाटर को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट बनाना पड़ेगा। तो अब पहले इसको समझते हैं। सम वेल्स और ट्यूब वेल्स हैव अ हार्ड वाटर, कुछ वेल्स और ट्यूब वेल्स में हार्ड वाटर होता है। इट इज द ब्रेकिश टू टेस्ट एंड डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप। लेदर का मतलब होता है बच्चा, दोस्तों, लेदर का मतलब होता है झाग। अगर आप हार्ड वाटर का इस्तेमाल करोगे तो साबुन के साथ जाग नहीं बना पाएगा। और आपको पता है कि बिना जाग के कपड़ा धोना बड़ा मुश्किल है। जाग मतलब समझ में आता है आपको, व्हाइट व्हाइट जो बनता है। दिस इज बिकॉज हार्ड वाटर, अभी ये जाग क्यों नहीं बना पा रहा, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर क्लोराइड और सल्फेट के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम। मतलब क्या होता है, उसके अंदर MgCl2 हो सकता है, उसके अंदर CaCl2 हो सकता है। ये वाले सॉल्ट उस पानी के अंदर प्रेजेंट है इन डिजोल्विंग स्टेट। अब मुझे इसको सॉफ्ट करना, मतलब इन सारे सॉल्ट को गायब करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर और सॉल्युबल वॉशिंग सोडा इज एडेड। हम लोग क्या ऐड करते हैं, वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं।
दिस रिजल्ट अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म पीपीटी। प्रेसिपिटेट मतलब पीपीटी मतलब वो सामान जो नीचे पानी के नीचे जम जाता है, तो गंदगी सारी पानी के नीचे जम गई तो ऊपर का पानी साफ हो गया कि नहीं हो गया, पीपीटी बन जाता है। इस इनसॉल्युबल कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, कार्बोनेट बन जाता है। कार्बोनेट किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम का। मतलब पहले तो देखो MgCl2 था, अब MgCl2 का बन गया होगा MgCO3, और ये पानी के नीचे आके जम जाता है, प्रेसिपिटेट बोलते हैं उसको, पानी के नीचे जम जाता है। तो हमारा पानी में से जो आयंस होते हैं, जो हार्ड वाटर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सारी गंदगी निकल जाती है। तो क्या बन जाता है? इनसॉल्युबल ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट सॉल्ट बनते हैं, और हमारा जो हार्ड वाटर होता है वो क्या बन जाता है? सॉफ्ट बन जाता है। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन जरूर ध्यान रखना है, CaCl2 मतलब ये जो सॉल्ट था हमारे पानी को हार्ड वाटर बना रहा था, इसको हमने रिएक्ट किया वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3 के साथ में, हमें मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये पानी के नीचे क्या हो जाएगा? जम जाएगा। जम जाएगा मतलब नीचे जमा हो जाएगा और हमारा हार्ड वाटर हो जाएगा सॉफ्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। मैंने पूरा डिटेलिंग में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। नेक्स्ट आता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के बारे में ध्यान रखना है कि केमिकल बॉन्ड बनता कैसा है, वैलेंसी वगैरह के बारे में, तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये ध्यान रखना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बारे में ध्यान रखना। यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत भूलना, दैट इज 281, और अगर ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको मत भूलना। उसी तरीके से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, और आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसका वैलेंसी हो जाएगा कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से बड़ा, तो आपको पता है 8 में से माइनस करना पड़ेगा 7 को, तो इसका वैलेंसी हो जाता है 1। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन मत भूलना। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं इसके बारे में जरूर ध्यान रख के जाना, पढ़ के जाना इसको अपने एग्जाम के लिए। और अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना है, मतलब आना है कि भाई NaCl बनता कैसा है। तो NaCl तो बड़ा सिंपल है कि सोडियम जो अपने आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन को देता है, और क्लोरीन को देने की वजह से सोडियम के पास प्लस चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के साथ माइनस चार्ज आ जाता है। ये प्लस और माइनस एक दूसरे से जुड़ जाता है और NaCl बना लेता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको ऊपर भी दे रखा है सारी बातों का, तो ये जरूर करके जाना। या तो NaCl के बारे में नहीं पूछा तो आपको एग्जाम में MgCl2 के बारे में पूछा जाएगा। MgCl2 में क्या होगा? एक Mg जिसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस वाले Cl को देगा और एक वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस वाले Cl को देगा। इसके पास प्लस आएगा, इन दोनों के पास माइनस आएगा, तो Mg के साथ में दो Cl आके जुड़ जाएंगे। इस तरीके से आपको ये डायग्राम बना के बढ़िया से एक्सप्लेन करना है। इन दोनों सवालों में से एक सवाल आपके एग्जाम में आना मतलब आना है। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन, और ये वाला डायग्राम जो हाइड्रोजन का आप बना सकते हो अगर 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा तो ये चैप्टर हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको एंड वाले सेशन में देने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, इनको मिस मत करना। अभी मैं देता हूँ आपको। अब ये मेरे तरफ से आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। इन चैलेंजिंग क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे 6 के 6 चैलेंजिंग क्वेश्चन इस चैप्टर से मैं आपको पूछ रहा हूँ, जिनमें से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे। बड़ा सोच समझ के मैंने इन क्वेश्चंस को डाला हुआ है। ये क्वेश्चंस फिलिंग द ब्लैंक्स तो पूछा है, लेकिन इधर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो फिलिंग द ब्लैंक्स को आप आंसर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ध्यान रखना 6 के 6 क्वेश्चन को एज अ चैलेंज नंबर 6, देखते हैं कितने लोग सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगर सारे के सारे नहीं आ रहे तो जो भी आपको आ रहा है, मतलब मान लो कि आपको आ रहा है चैलेंज नंबर 2 का आंसर पता है, आपको चैलेंज नंबर 2 मतलब C2 का आंसर पता है, तो आप C2 लिखो और उसका आंसर आगे टाइप कर लो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हम समय समय पे जो भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे वो आप तक पहुंचते रहे। और अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।